हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे दिवाली की मिठास ने दूर कर दी चीन और भारत के बीच की खटास। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपस में मिठाइयां बांटी गई हैं। दोस्तों बताएंगे दिवाली पर एलएसी से बड़ी अच्छी खबर। वहीं भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवानों ने मनाई दिवाली। महिला सैनिक ने क्या कहा आप भी जानकर खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर क्या रही दिवाली की सरगर्मियां। तो वहीं कच्छ में जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मनाई दिवाली और दे दिया करारा जवाब। पाकिस्तान हो या चाइना, कह दिया 1 इंच जमीन पर भी समझौता नहीं करते हैं, ना करेंगे। जी हाँ। और विदेशों में दिवाली को लेकर क्या रहा हाल, ये एक अलग खबर बताएंगे दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे बड़ी और मेन खबर बताएंगे वो ये है कि नेपाल छाप रहा भारत विरोधी मानचित्र वाले 100 रुपए के नोट। लेकिन दोस्तों जिसको इसने ठेका दिया है नोट छापने का, वो कोई और नहीं दोस्तों, भारत का बड़ा दुश्मन कह सकते हैं, या फिर एक भारत का बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना को दिया गया है ये ठेका नेपाल के द्वारा। दोस्तों आखिर क्या है उसकी बड़ी चाल, और लगे हाथों बताएंगे अमेरिका ने भी बड़ा कदम उठाया है। रशिया की युद्ध को लेकर भारत सहित इतने देशों की इतनी कंपनियों पर लगा दिया है प्रतिबंध। सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताएंगे एक एक करके, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत को निरंतर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और दुश्मनों को भारत जवाब दे पाए ये चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर दिवाली की मिठास ने दूर कर दी खटास। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों ने आपस में बांटी मिठाइयां। दोस्तों भारत और चीन के सैनिकों ने दिवाली के अवसर पर एक दूसरे को मिठाई बांटकर खटास को और दूर कर दिया। एक दिन पहले ही दोनों देशों की सेनाएं एलएसी से अपनी चौकियां वापस कर चुकी हैं। बृहस्पतिवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी समेत कई सीमाओं पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। सेना के सूत्रों ने ये जानकारी दी। पूर्वी लद्दाख में डेमचोक एवं देपसोंग में 2 टकराव वाले बिंदुओं पर दोनों देशों की सेनाओं की वापसी के एक दिन बाद ये पारंपरिक प्रथा देखी गई है। इसके यानी इस सहमति से चीन और भारत के संबंधों में मधुरता आई है। सेना के एक सूत्र ने पीटीआई भाषा को बताया कि दिवाली के अवसर पर एलएसी के साथ कई सीमाओं पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। सूत्रों ने बताया है कि यह आदान प्रदान एलएसी सहित 5 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग यानी बीपीएम बिंदुओं पर हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस समझौते के बाद चीन ने भी पहला बयान जारी कर दिया और कह दिया कि सीमा से सेनाओं के पीछे हटने का काम जारी है। जी हां, भारत और चीन के बीच हुए सीमा समझौते और सैनिकों के विवादित पॉइंट से पीछे हटने को लेकर चीन की ओर से पहला जवाब सामने आया। चीनी सेना ने कहा कि सैनिक पूर्वी लद्दाख सीमा पर टकराव वाले बिंदुओं से पीछे हटने को लेकर हुए समझौते पर काम कर रहे हैं। अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। समझौते के बाद पहली बार चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल झांग शियाओगांग ने कहा कि चीन और भारत कूटनीतिक सैन्य चैनलों के माध्यम से सीमा क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। वहीं बता दें कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवानों ने मनाई दिवाली। महिला सैनिक ने कहा यही हमारा है परिवार। जी हां, दीपावली भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर से भी मनाने की खबर आई है। दोस्तों शाम ढलते ही पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट दूर पेड़ों पर सुनाई देती है। लेकिन फ्रंट लाइन पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान यानी बीएसएफ पूरी मुस्तैदी से सीमा पर गश्त कर रहे हैं। इन्हें देखकर कहीं नहीं लगता कि आज दीपावली का त्योहार है। लेकिन सेना का जो बयान आया है दोस्तों, वाकई में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि भले ही वे अपने परिवार से दूर है, लेकिन उनके मन में तनिक भी अफसोस नहीं है, क्योंकि बीएसएफ ही उनका परिवार है और इतने बड़े परिवार के साथ दिवाली मनाना गर्व की बात है। एक जवान कहता है कि दिवाली में घर जाने का मन करता है, लेकिन हम जीरो लाइन में है। हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो जिम्मेदारी है सीमाओं की रक्षा करना। इसीलिए हमें कभी भी इस बात से मायूसी नहीं होती कि हमें त्योहार पर छुट्टी नहीं मिली। ये भी हमारा परिवार है और सबके साथ खुशी खुशी त्योहार मनाते हैं। जी हाँ, ऐसे में अपने बीएसएफ जवानों को हैप्पी दीपावली आप लोग जरूर कहिएगा दोस्तों। वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लाल चौक की, तो लाल चौक भी रोशनी से नहा उठा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में जवानों से मिलकर कह दिया कि 1 इंच जमीन पर भी समझौता नहीं करते। जी हाँ, और उनके साथ पीएम मोदी ने मनाई दिवाली। दोस्तों गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में पहुंचकर जवानों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने अपने हाथों से जवानों को मीठा खिलाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। हमें दुश्मनों की बातों को नहीं, अपनी सेना की ताकत पर विश्वास है। ये देश आपकी वजह से सुरक्षित है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी सीमा के 1 इंच हिस्से पर भी समझौता नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल दीपावली पर सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और जवानों के साथ त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। इस बार उन्होंने कच्छ में पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक जवानों से मुलाकात की और उन्हें मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा
सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के साथ दीपावली मनाई। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी एकता नगर से कच्छ के कोटेश्वर पहुंचने के बाद सर क्रीक इलाके में लक्की नाला पहुंचे थे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे तब उन्होंने एकता दिवस पर अनुच्छेद 370 पर भी बयान दिया और कह दिया कि देश को अर्बन नक्सलों की पहचान करनी ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अर्बन नक्सल पर हमला बोला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के बाहर और अंदर कुछ ताकतें देश को अस्थिर करने के लिए काम कर रही हैं। मोदी जी ने कहा कि भाजपा सरकार का विजन राष्ट्रीय एकता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक राष्ट्र एक कर प्रणाली लाई है और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को अर्बन नक्सल की पहचान करनी ही होगी। जी हाँ, वहीं आपको बता दें दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज, जहां नेपाल छापरा भारत विरोधी मानचित्र वाले 100 रुपए के नोट, ये खबर हर किसी को पता है। लेकिन दोस्तों अब जो महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस खबर से जुड़ी वो ये है दोस्तों कि नेपाल ने नोट छापने का, ये विवादित नोट छापने का ठेका किसी और को नहीं बल्कि भारत के दुश्मन चाइना को दे दिया है। दोस्तों नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक यानी कि एनआरबी ने देश के विवादित व संशोधित राजनीतिक मानचित्र वाले 100 रुपए के नए नोट छापने का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया है। नेपाल के मंत्रिमंडल ने 100 रुपए के नोट के डिजाइन में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 क्षेत्रों लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। नए राजनीतिक मानचित्र को 18 जून 2020 को नेपाली संविधान में संशोधन कर मंजूरी दी गई थी, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को देश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। भारत ने पहले ही नेपाल द्वारा किए गए क्षेत्रीय दावे को कृत्रिम विस्तार करार दिया और अस्थिर करने वाला बताया। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी नेपाल की सीमा पर स्थित लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसका हिस्सा है। अंग्रेजी अखबार रिपब्लिका के मुताबिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक निविदा प्रक्रिया के बाद चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को यह ठेका दिया गया है। खबर के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने कंपनी से 100 रुपए के 30 करोड़ नोट की डिजाइनिंग, मुद्रण, आपूर्ति और वितरण का अनुरोध किया, जिसकी अनुमानित मुद्रण लागत लगभग 89 लाख अमेरिकी डॉलर है। नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता से हालांकि इस संबंध में प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि चीन को लेकर नेपाल बहुत बड़ा भारत के साथ चलता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बिन बुलाए चीन जाने वाले हैं। नेपाली प्रधानमंत्री कार्यालय के एक उच्च स्तरीय सूत्र ने अपने हवाले से ये जानकारी दी है। उसने माय रिपब्लिक अखबार को ये जानकारी दी। बताया गया है कि नेपाली विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री ओली की चीन यात्रा की तैयारी सरकार के नए कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के पहले प्रस्तावित कर रहा है। जी हाँ, ऐसे में ओली का जिनपिंग के साथ बहुत ज्यादा क्लोज का कनेक्शन होना भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। दोस्तों वहीं आपको बता दें अमेरिका का भी बड़ा कदम, रशिया के युद्ध में मदद करने वाली भारत सहित 12 देशों की 398 कंपनियों पर लगा दिया प्रतिबंध। जी हाँ, अमेरिका ने 30 अक्टूबर 2024 को रूस, भारत, चीन और 12 से अधिक अन्य देशों की 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम उन कंपनियों की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में दिखाया जा रहा है जो रशिया के युद्ध प्रयासों में सहायता कर रही है और उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रही है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी की इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन तीसरे पक्ष के देशों को दंडित करना है जो रूसी सरकार को सामग्री सहायता प्रदान कर रहे हैं या जिन्होंने रशिया को लगातार लगाए गए हजारों प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद की है। इन प्रतिबंधों को रशिया के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से लागू किया गया था जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ। इन प्रतिबंध कंपनियों में विभिन्न क्षेत्रों की फर्में शामिल है जैसे कि सैन्य उपकरण का उत्पादन, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सेवाएं। लगे हाथों आपको बता दें जहां पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का दुबई में टूटा पांव, चीन की अहम यात्रा से पहले कई दिनों के लिए चढ़ा प्लास्टर। जी हां, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी दुबई एयरपोर्ट पर विमान से उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गए और उनके पांव में फ्रैक्चर आ गया। डॉन न्यूज के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उनके पैर में प्लास्टर लगा दिया। जरदारी के पैरों में 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा हुआ है। प्लास्टर चढ़ाने के बाद जरदारी को घर भेज दिया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी। आसिफ अली जरदारी रात दुबई की 2 दिवसीय निजी यात्रा के लिए इस्लामाबाद से रवाना हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में सीनेट के अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति को कार्यभार संभाला था। वहीं आपको बता दें पंजाब में कश्मीर की तर्ज पर लोकल नेटवर्क बना रहे खालिस्तानी, पाकिस्तान भी कर रहा फंडिंग। दोस्तों खालिस्तानी समूह की नई रणनीति को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकन्नी हो गई है। एनआईए जांच के दौरान पता चला है कि खालिस्तानी समूह पंजाब में कश्मीर की तर्ज पर अपने स्थानीय मददगारों का नेटवर्क तैयार करने में जुटे हैं जिससे वे अपने अस्थिरता के प्लान को क्रियान्वित कर सके।
कनाडा और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के निर्देश पर स्थानीय मॉड्यूल में युवाओं की भर्ती की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की योजना को निस्त नाबूद करने की रणनीति को लेकर काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि स्थानीय मॉड्यूल के जरिए व्यापारियों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली की योजना बनाई गई है। इस पैसे के माध्यम से खालिस्तान आंदोलन की मुहिम को मजबूत करने की कोशिशों को विदेशों में बैठे आतंकवादी के आका कर रहे हैं। बीकेआई और उसके कार्यकर्ताओं के लिए धन जुटाने की साजिश का खुलासा एनआईए कई अलग अलग मामलों में कर चुकी है। सूत्रों ने कहा कि स्थानीय मददगारों के जरिए ही पाकिस्तान सीमा पर ड्रग और हथियारों की खेप पंजाब में भेजने की मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रैगन भेजने में भी खालिस्तानी आतंकी शामिल है। वहीं बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जी पर कनाडा के आरोपों पर अमेरिका ने तोड़ी चुप्पी, बता दिया चिंताजनक। बता दें क्या कहा। अमेरिका ने बुधवार को कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कनाडा के आरोप चिंताजनक हैं और वो इस मुद्दे पर कनाडा सरकार से परामर्श जारी रखेगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत के गृह मंत्री के खिलाफ कनाडा सरकार की ओर से लगाए गए आरोप चिंताजनक है। हम इन आरोपों को लेकर कनाडा सरकार से परामर्श जारी रखेंगे। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार नथाली ड्रोन, उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन एवं कनाडा के सांसद राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्यों ने वॉशिंगटन पोस्ट की लीक रिपोर्ट की पुष्टि की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाने के अभियान के पीछे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का हाथ था। एक सवाल के जवाब में मॉरिसन ने कहा था कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को शाह के नाम के पुष्टि की है। गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए मॉरिसन ने समिति को बताया कि पत्रकार ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या वो वही व्यक्ति है। मैंने पुष्टि की है कि हाँ ये वही व्यक्ति है। हालांकि मॉरिसन ने ये नहीं बताया कि कनाडा को शाह के कथित तौर पर शामिल होने के बारे में कैसे पता चला। दोस्तों, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक साल पहले दावा किया था कि कनाडा के पास विश्वसनीय सबूत है कि जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में कनाडाई सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल है। लेकिन दोस्तों, आज तक कनाडा सबूत पेश नहीं कर पाया। ऐसे में भारतीय विश्वास करें तो करें कैसे। साथ ही साथ आपको बता दें, दिवाली के मौके पर ऋषि सुनक ने सबको दिया चौंका, विपक्ष के नेता के पद से दे दिया इस्तीफा। जी हाँ, ऋषि सुनक ने बुधवार यानी 30 अक्टूबर को ब्रिटेन की संसद में विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मौके पर उन्होंने दिवाली के पर्व की कुछ यादों का जिक्र करते हुए कहा कि 2 साल पहले प्रकाश के त्योहार के दौरान वो भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। सुनक जुलाई में आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार के बाद नए नेता के निर्वाचित होने तक कंजर्वेटिव पार्टी के अंतरिम नेता के तौर पर काम कर रहे थे। युवक ने कह दिया कि मैं दिवाली के दौरान पार्टी का नेता बना और इसी त्योहार के दौरान मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ऋषि सुनक ने कहा, मुझे प्रथम ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री बनने पर गर्व है और इससे ब्रिटिश लोगों, हमारे देश और संसद के मूल्यों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। साथ ही साथ आपको बता दें, व्हाइट हाउस में ओम जय जगदीश यूके के प्रधानमंत्री के हाथ में पूजा की थाली। दुनिया के नेताओं ने ऐसे मनाई दिवाली। दोस्तों, दिवाली का त्योहार गुरुवार को भारत में धूमधाम से मनाया गया। दुनिया के कई बड़े नेताओं ने दिवाली मनाई है और शुभकामनाएं दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आवास में दिवाली के सेलिब्रेशन ने खास तौर से ध्यान खींचा है। व्हाइट हाउस में दीपावली के जश्न के दौरान मिलिट्री बैंड ने ओम जय जगदीश हरे बजाते हुए समा बांध दिया और इस दौरान सांस्कृतिक विविधता का अनूठा नजारा देखने को मिला। व्हाइट हाउस में दिवाली के कार्यक्रम में राजनेता, अधिकारी और कॉर्पोरेट जगत के करीब 600 भारतीय अमेरिकियों ने भाग लिया। इस दौरान बाइडेन ने व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में एक दिया भी जलाया और सभी को दिवाली की बधाई दी। वहीं बता दें, लगे हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक ने नेताओं ने इस साल कुछ इस प्रकार से दीपावली मनाई है। बता दें, उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को दिवाली की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में लिख दिया कि जो लोग आज दिवाली मना रहे हैं उन्हें मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों की रोशनी से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का संचार हो। तो वहीं दिवाली के मौके पर गुजरात दौरे से दिल्ली लौटे पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनके परिवार को बधाई दी। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी आतिशी ने मनीष सिसोदिया के परिवार के साथ दिवाली मनाई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने अपने परिवार के साथ लक्ष्मी पूजा, माता की अर्चना करके घर में दिए जलाए। साथ ही साथ बता दें, अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को दे डाली बड़ी चेतावनी, कहा उनके सैनिकों की लाशें बोरियों में भर के भेज देंगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रशिया की मदद करते हुए यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में अपने हजारों सैनिक भेजे हैं। इस फैसले पर अमेरिका काफी गुस्से में नजर आ रहा है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप राजदूत ने बुधवार को किम जोंग उन को चेतावनी देते हुए कहा कि रशिया के साथ यूक्रेन में लड़ने के लिए जाने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों की डेड बॉडी बैग में वापस भेज देंगे। अमेरिका के रॉबर्ट वुड ने सुरक्षा परिषद को बताया था कि क्या डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रशिया के समर्थन में यूक्रेन में प्रवेश करना चाहिए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनकी लाशें ही वापस उनके देश जाएंगी, इसलिए मैं किम को सलाह देना चाहूंगा कि वे इस तरह के लापरवाह और खतरनाक चीजों
में शामिल होने के लिए 2 बार सोच लें। जी हाँ, वही बता दें किम जोंग उनकी जेब में जाएगी सैलरी और आप सिर्फ मोर्चा सैनिक के रूप में इस्तेमाल होंगे। दोस्तों दरअसल इधर अमेरिका ने धमकी दी तो उधर दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया को धमकी दी है। संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण कोरिया के शीर्ष राजदूत ने कहा कि रशिया भेजे गए ये सैनिक केवल मोर्चा सैनिक के रूप में इस्तेमाल होंगे और इन सैनिकों का वेतन उत्तर कोरिया के सुप्रीम नेता किम जोंग उन सब की जेब में जाएगा। तो वहीं आपको बता दें ब्रिटेन ने भी मनाई दीपावली, कहा भारत के साथ FTA सौदा पूरा होने के जादुई क्षण के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ, ब्रिटेन यानी यूके के हिंद प्रशांत मामलों की प्रभारी मंत्री ने लंदन में दीपावली की विशेष समारोह के दौरान कहा कि ब्रिटेन भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA करने के लिए बहुत उत्सुक है और इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। विदेश राष्ट्र मंडल और विकास कार्यालय करते हुए इस समझौते को लेकर लेबर पार्टी की नई सरकार की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों ने आम चुनाव के चलते FTA वार्ता को रोक दी गई थी। दोस्तों वहीं बता दें चीन ने अपने नागरिकों की मौत को लेकर फिर पाकिस्तान सरकार को दे दी बड़ी और कड़ी चेतावनी। दरअसल पाकिस्तान में आतंकी हमलों में चीनी नागरिकों की मौत को लेकर बीजिंग ने एक बार फिर शहबाज सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। इस्लामाबाद में चीनी राजदूत जियांग जेंडोंग ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिना सुरक्षित माहौल के पाकिस्तान सरकार कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। उन्होंने बताया कि केवल पिछले 6 महीने में 2 बार चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया और यह स्थिति किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन ने पाकिस्तान से वादा लिया था कि वो देश में आतंकी हमलों को रोकने और चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए कदम उठाएगा। इस संबंध में बीजिंग ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, विशेषकर उन समूहों के खिलाफ जो चीन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जियांग जेंडोंग ने चीन पर 875 शीर्षक वाले सेमिनार में कहा कि सूक्ष्म सुरक्षा चूक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई है। वहीं बता दें ईरान करेगा इजराइल पर काउंटर अटैक, अमेरिकी चुनाव से पहले हमले को अंजाम देने का बहुत बड़ा और भारी प्लान। दोस्तों इजराइल की ओर से बीते शनिवार को हुए हमले के बाद तेहरान भी पलटवार करने जा रहा है। ईरान की ओर से जवाबी हमले की तैयारी हो रही है और यह अटैक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले यानी 5 नवंबर तक किया जाएगा। वाइट नेट न्यूज ने CNN की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है। रिपोर्ट में एक ईरानी सूत्र ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान अपनी जमीन पर इजराइल के हालिया हमले की कड़ी प्रतिक्रिया देगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इस मंगलवार यानी 5 नवंबर को होने हैं। ऐसे में सूत्रों पर आधारित इस रिपोर्ट के हिसाब से ईरान अगले 4 दिन के अंदर इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान की ओर हमले का दावा करने वाली रिपोर्ट्स पर इजराइल की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि अगर ईरान की ओर से कोई हमला होता है तो उन्हें फिर जवाब में दुगना वापस मिलेगा। वहीं बता दें बांग्लादेश में दुकानदारों से भिड़ गई सेना, लोगों ने आर्मी की गाड़ियां फूंक डाली। जी हां, बांग्लादेश में बीते 5 अगस्त को शेख हसीना के देश छोड़कर भागने और देश में मोहम्मद यूनुस के रूप में नई सरकार बनने के बाद से हालात सामान्य नहीं है। देश में कभी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और साजिश की खबरें आती हैं तो हाल ही में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये यूनुस सरकार विपक्षी दलों के साथ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार से एक दिन पहले गुरुवार सुबह राजधानी ढाका में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। सेना और पुलिस की कपड़ा दुकानदारों के साथ झड़प हो गई। कफरूल इलाके में गुरुवार सुबह छटनी और बंदी के विरोध में उमड़े प्रदर्शनकारियों ने सेना और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी। इससे इलाके में तनाव फैल गया। वहीं बता दें हर साल होगा खरबों डॉलर रुपए का नुकसान, देश की GDP 1/4 कम होने का खतरा। इस रिपोर्ट ने बढ़ा दी भारत की चिंता। दोस्तों एशियाई विकास बैंक ने अनुमान जताया है कि 2070 तक भारत की GDP में 1/4 तक घाटा हो सकता है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक उच्च कार्बन उत्सर्जन परिदृश्य के महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन 2070 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 16.9% का घाटा हो सकता है। भारत में GDP में 24.7% का घाटा हो सकता है। वहीं बता दें अमेरिकी टेक्सास में भारतीय युवा की धूम कार्तिक नारला शेट्टी ने मेयर पद के लिए ठोक दी ताल। जी हां, भारतीय मूल के कार्तिक नारला शेट्टी अमेरिका में पूरी मेहनत से ताल ठोक रहे हैं। वे इस बार टेक्सास के हिल्स शहर में मेयर चुनाव लड़ेंगे। अगर वे 5 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो वे न केवल हिल्स के सबसे युवा मेयर होंगे बल्कि टेक्सास के पहले भारतीय वंशीय मेयर बनकर इतिहास रच देंगे। ऐसे में इनको ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगरोटा के विधायक देवेंद्र सिंह राणा का हुआ निधन, सियासी हलकों में शोक की लहर। दोस्तों वरिष्ठ भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह राणा जो 59 साल के थे, उनका गुरुवार को हरियाणा के फैजाबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। राणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई थे। उन्होंने मौत की सही वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी? जैसी भी लगी दोस्तों कमेंट में बताना मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर मिलता अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।